नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली अपने सहप्रति राजस्थानी के साथ मुखातिब हूँ डॉक्टर बी विजय किरण से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, डॉक्टर बी विजय किरण MBBS MD DM DNB नेफ्रोलॉजी, SCUK नेफ्रो फेलोशिप इन पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आप सभी को बता दें कि हमारे उत्तर बंगाल के लिए या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये गर्व का बात है कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में रेगुलर बेसिस पे नेफ्रोलॉजी यानी किडनी से संबंधित बीमारियों का उपचार या इलाज और उसका सलाह देने का कोशिश करते हैं। साउथ इंडिया के मशहूर कहेंगे, साउथ इंडिया के मशहूर डॉक्टर बी विजय किरण सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि कह सकते हैं लोगों में एक सोच है, इफ यू हैव सम नेफ्रोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम यू आर बाउंड टू गो टू साउथ इंडिया। और यहाँ ऐसा हुआ कि डॉक्टर बी विजयन साउथ इंडिया के एक मशहूर डॉक्टर हमारे उत्तर बंगाल में उपलब्ध है, अपने घर के करीब शिव मंदिर में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर, एक सवाल आपसे पूछेंगे, अक्सर लेमैन या कहिए कि शिक्षित आदमी भी हो तो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में क्या अंतर है, इसको ही समझ नहीं पाते हैं कि वेदर इट इज रिलेटेड टू यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, कंस्ट्रेंट्स या कंप्लेंट्स, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? हाँ, तो ये बेसिकली हम जब नेफ्रोलॉजी का बात करते हैं, ये हम किडनीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सभी को पता है कि हमारा 2 किडनी है और हमारा किडनी पीछे रहते हैं और किडनी का फंक्शन लोग जस्ट सोचते हैं कि किडनी जस्ट ब्लड को फ़िल्टर करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है, नहीं। उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें करता है जो किडनी हमारा बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए। अगर आपका किडनी का समस्या है और उसका जो मेडिकल हाल हम ढूँढते हैं या फिर हम किडनी का बीमारी आने से रोकने की कोशिश करते हैं या फिर डायलिसिस स्टेज तक न जाने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें नेफ्रोलॉजी में आते हैं। जी सर। अगर आपका जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा स्टोन है, वो यूरोलॉजी के फील्ड में जाता है। जी सर। नेफ्रोलॉजी में हम इवन मेडिकल एक्सपेंशन थेरेपी करते हैं, माने जो छोटा-छोटा स्टोन है, बिना दवाई, बिना सर्जरी के हम उसको निकालने की या फिर पिघलने की कोशिश करते हैं, वो नेफ्रोलॉजी के भीतर आता है। जी। सर, एक सवाल पूछेंगे, कभी-कभी अक्सर देखा जाता है कि लोग ये रेडियोलॉजिस्ट के पास गए, अल्ट्रासाउंड निकाले और देखे कि मल्टीपल कैल्कुली इन द किडनी, इन द मेडुला, इन द कॉर्टेक्स, इस तरह का आता है, या फिर मल्टीपल कैल्कुली स्टक इन द यूरेटर, इस तरह का सवाल आता है। तो इस तरह के चीज को मैनेजमेंट किस डिपार्टमेंट में किया जाता है? क्या आपका नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में या यूरोलॉजी? हाँ, ये नेफ्रोलॉजी ही देखते हैं, यूरोलॉजी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पे आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोला है कि पेशेंट को लगातार बार-बार स्टोन आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना है कि ये क्यों हो रहा है? देखिए, मोस्ट ऑफ द रीज़न हमेशा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और साइंस का सवाल है, अगर हम पानी कम पिएँगे तो स्टोन्स आने के चांसेस बढ़ जाएगा। लोग अपने जीवन शैली में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में बाहर घूम रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, मगर पानी पीना भूल जा रहे हैं। ये माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पानी ठीक से पीजिए। अगर आपको नाप के पीना, जो बोलते हैं हमने 3 या 4 लीटर नाप के पीना, वो मुश्किल है, मगर एटलीस्ट इतना पानी पीजिए कि आपका पेशाब सफ़ेद या साफ रहे। अगर आपका पेशाब पीला आ रहा है कि आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं और आपको किडनी स्टोन आने का संभावना है, ये नंबर 1। नंबर 2 चीज़, आजकल वेस्टर्नाइजेशन हो या फिर स्वाद के कारण हो, हम बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं ज़्यादा। ये सब चीज़ों और यूरिक एसिड जो नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं उनमें, ये सब के कारण स्टोन्स, लगातार रिकरेंट स्टोन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पानी ज़्यादा पीजिए और थोड़ा सॉल्ट कम करने की कोशिश कीजिए। सर, एक सवाल पूछेंगे, कभी-कभी अक्सर देखा जाता है कि आदमी का एज जब 35 से ऊपर जाता है तो देखा जाता है कि यूरिक एसिड का एक रेकरेंट प्रॉब्लम उनमें आ जाता है, घुटनों के नीचे या फिर घुटनों में दर्द या फिर जगह-जगह में आपका सूजन हो जाना या फूल जाना या दर्द होता है महसूस। क्या ये भी एक सिम्पटम है कि इसमें किडनी का जो रिकरेंस होना, पत्थर का, या किडनी में पत्थर बनने का एक मौका हो सकता है? देखिए, आप जो प्रश्न पूछे हैं उसी में उत्तर है। जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये बीमारियां आ रहे हैं। बचपन में तो नहीं था, जब माँ का दूध पी रहे या फिर बचपन में घर का खाना खा रहे तो ये सब नहीं था। जब हम बाहर निकल के काम काज स्टार्ट करने लगे, बाहर की चीज़ें खाने लगे, ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाने लगे, तो क्यूमुलेटिवली देखिए, आपका बैंक बैलेंस भी एक ही दिन में ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, धीरे-धीरे जैसा बढ़ते जाएगा वैसे ही यूरिक एसिड लेवल, हमारा जीवन शैली, आपका जो
बेसिकली ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना, जी। पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, ये जंक फूड्स, बेकरी आइटम्स, ये सब आने के कारण यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली यूरिक एसिड किडनी स्टोन फॉर्म करता है, यूरिक एसिड जॉइंट पेन्स करता है, यूरिक एसिड किडनी को भी डैमेज जी, करता है। जी। मैंने बहुत नियरली 100 केसेस देखे हैं जहाँ पे यूरिक एसिड डायरेक्टली किडनी को डैमेज करके पेशेंट डायलिसिस पे गया हुआ है। अच्छा, अच्छा। सो बी केयरफुल, केयरफुल रहने का ज़िम्मेदारी आप पे जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर माने यूरिक एसिड तो है, जी। मगर वो जब जाके हमारा बॉडी को डैमेज करता है, वो उसको ट्रिगर करता है अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल, अच्छा। तो आप मोस्टली ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल एनी टाइप ऑफ अल्कोहल। सर एक सवाल आप जो बोले कि अल्कोहल ट्रिगर करता है यूरिक एसिड को वगैरह को और कुछ तरह के ये नॉन वेज फूड आइटम्स जो है वो भी उसको ट्रिगर करता है, यानी यूरिक एसिड को ट्रिगर करने वाला नॉन वेज आइटम्स है, जंक फूड है और उसके साथ आप कहें कि कुछ हाँ, आप देखिए शाम में आप दोस्तों के साथ बैठेंगे तो 2 पैग लेंगे और नमकीन खाएँगे, नॉन वेजिटेरियन खाएँगे। जी। ये तीनों मिला के तो यूरिक एसिड बढ़ा रहा है जी, जी। और ऊपर से आप सोचते रहते हैं यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है मेरा? तो अपने आप अंदर झाँक के देखिए क्या हो रहा है? आपका जीवन शैली कैसा है? क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे? समाधान उसी में मिल जाएगा। जी। सर आपसे एक सवाल जो पूछेंगे, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी दोनों पार्ट एक ही छत के तले एक ही जगह है। आप एज ए कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो देखा जाता है कि कभी-कभी हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस आप लोग यूज़ करते हैं ये टर्मिनोलॉजी को, इसको मतलब कब आप लोग को यूज़ करना पड़ता है इसको? देखिए जी, इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ। समझिए हम आज जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, पाँव टूट गया है हमारा। पाँव टूटने के बाद क्या हो सकता है, हमको सपोर्ट लेके, सहारा लेके चलना पड़ेगा। जी सर। वो पाँव को थोड़ा रेस्ट देंगे तो अपने आप हील हो जाएगा। जी, सिमिलरली जब किडनी खराब होता है, जी। हम किडनी को सपोर्ट करते हैं डायलिसिस लेके। राइट। देखिए डायलिसिस किडनी को टच नहीं करता है, डायलिसिस किडनी को ठीक नहीं करेगा, जी, डायलिसिस सिर्फ अपना जान बचाएगा। जी। उस बीच किस कारण से किडनी खराब हुआ है, उस कारण को हम ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा। अगर ये टेम्पररी तात्कालिक प्रॉब्लम है तो रिकवरी होके आप डायलिसिस से निकल सकते हैं। अगर ये परमानेंट प्रॉब्लम है, जैसे लगा लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिक एसिड है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है, तो ये परमानेंट प्रॉब्लम हो सकता है। जब परमानेंटली किडनी डैमेज होता है, हमको किडनी का सहारा लेके आगे जाना पड़ता है। देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जी, जी। आपका किडनी है, जी सर। हफ्ते में कितना दिन काम कर रहा है? 7 दिन? 7 दिन करता है, छुट्टी लेता है? नहीं। नहीं लेता है। ये आप जान लीजिए, जब किडनी काम कर रहा है, फिर भी हम लोगों को इतना तकलीफ़ें है, ये पेन, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। मगर जब किडनी काम नहीं कर रहा है, तो हमको डायलिसिस सपोर्ट लेके जब जी रहे हैं, डायलिसिस अच्छी तरह से करना करना चाहिए। चाहिए। तो अमेरिका में क्या होता है, डायलिसिस हफ्ते में 6 दिन करते हैं। 6 डेज़? अच्छा। मगर इंडिया में ड्यू टू आवर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सो मेनी अदर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हम हफ्ते में 3 डायलिसिस कर सकते हैं। दैट इज़ सफिशिएंट एक नॉर्मल अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। यहाँ 2 टाइप का डायलिसिस है, एक तो जो हॉस्पिटल में या ब्लड के साथ माने ब्लड फ़िल्टर होता है, आता है, वो हीमोडायलिसिस है। दूसरा डायलिसिस है जो पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, जो घर में कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। माने सिर्फ पेट में पानी भेजते हैं और अपने आप फ़िल्टर होके निकल जाता है। अच्छा, अच्छा। घर में आराम से बैठते हुए, टीवी देखते हुए, दोस्तों के साथ बात करते हुए भी डायलिसिस हो सकता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका डायलिसिस सेंटर घर से बहुत दूर है, हुँ। आना-जाना, ज़िंदगी भर एक सहारा रहना बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाता होता है। है। यस। कहना आसान है, मगर प्रैक्टिकली ज़िंदगी भर करना बहुत मुश्किल मुश्किल है। है। इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, यहाँ पे हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस भी करते हैं, जी। जहाँ पेट के माध्यम से डायलिसिस होता है और घर में ही हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और इतना सुविधा है, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। देखिए पुराने ज़माने में एक छोटा फ़ोन था, हमको या फ़ोन करना है तो एसटीडी, आईएसडी घुमाते जी, थे। जी, जी। अभी क्या है, स्मार्टफ़ोन आ गया है, जी। हर एक के पास व्हाट्सएप है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी बढ़ा है, डायलिसिस में भी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। अगर किडनी आपका खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज़िंदगी रुक गया है। जी, किडनी आपका खराब है, आप डायलिसिस करके जी सकते हैं। जी। किडनी आपका खराब है, आप पेरिटोनियल डायलिसिस करके जी जी। सकते हैं। किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट करके भी जी सकते हैं। जी। सो एक तरीके से देखेंगे तो ऑर्गन्स डैमेज में किडनी इज़ द बेस्ट ऑर्गन टू गेट डैमेज। देखो लिवर और हार्ट का तो बहुत मुश्किल है, मिलेगा भी नहीं। हाँ। किसी और का हार्ट कहाँ से मिल रहा है? वही। किडनी में नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट करके भी जी सकते जी, हैं। जी। तो
निरुत्साह मत मत हो जाइए, आप कुछ भी नहीं होगा, यू आर इन सेफ हैंड्स। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछेंगे, वो है कि कभी-कभी देखा जाता है कि जो लोग हाइपरटेंसिव रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसको होता है, वो लोग समझते हैं कि हाई प्रेशर की वजह से मेरा किडनी डैमेज हो गया है। लेकिन अक्सर कभी-कभी डॉक्टर्स ऐसा डायग्नोस करते हैं कि उनके किडनी में प्रॉब्लम है और उसके लिए उसका प्रेशर जो है लगातार 140, 160, 150 ये रह जाता है। क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? देखिए, अगर हाई बीपी लंबे समय के लिए है, एक पेशेंट है, माने अगर आप ही है, आपका बीपी 20 साल से ज़्यादा है, जी सर। डेफ़िनेटली किडनी डैमेज होगा। अच्छा। मगर आपका बीपी 1-2 साल से ही है, मगर किडनी डैमेज हो गया, इसका मतलब है कि वो बीपी आया है किडनी का प्रॉब्लम के माध्यम से। जी। किडनी में अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, शायद आपको किडनी बायोप्सी लग सकता है। हम लोग ऐसे कंडीशन में किडनी बायोप्सी करके चेक करके डायग्नोसिस करते हैं, हाँ भाई आपका ये बीमारी है, अच्छा। इतना स्टेज तक है, अच्छा। इसके कारण बीपी आया है, इसके कारण प्रोटीन लीक हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट देंगे तो रुक के या फिर कंट्रोल होने का संभावना है। सर, जो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, एक बताएं कि लोगों में कभी-कभी खौफ आ जाता है, डर आ जाता है। दे बिकम टेरराइज्ड टू सम एक्सटेंट कि मेरा पीछे किडनी है, मेरा बैक पेन हो रहा है, पैर फूल गया है, तो डेफिनिटली मेरा किडनी का प्रॉब्लम है, बैक पेन वो किडनी का प्रॉब्लम है। आपका क्या सलाह है? बहुत हाँ, सारे हाँ। पेशेंट्स आते हैं इस तरह हाँ, के। हाँ, बहुत लोग आके बोलते हैं सर मेरा किडनी में दुख रहा है। तो मैं यही पूछता हूँ किडनी आपको बोला है क्या किडनी में दिख रहा है? देखिए बेसिकली साइंस के बारे में जी। जानेंगे। हमारा 2 किडनी है। जी। किडनी में पता है आपको किडनी में नर्व्स नहीं रहता है। अच्छा, नर्व्स नहीं होता है। नहीं होता है। अगर किडनी को कोई छू रहा है या फिर कटिंग कर रहा है तो पेन नहीं होगा। अच्छा। तो पेन कहाँ से आ रहा है? तो पेन अगर किडनी का स्टोन का समस्या है जी। और ये जो यूरेटर बोल के एक पाइप है हाँ, जहाँ से पेशाब बाहर वो बाहर निकलता है, निकलता है। यस। अगर वहाँ पे स्टोन अटक के या फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो यूरेटर में नर्व्स है, वहाँ पे पेन होगा। जी। कुछ लोग पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनके किडनी में 100 स्टोन है, उसको पता भी नहीं है। 100 स्टोन। पता भी नहीं है। अच्छा। माने मल्टीपल स्टोन्स बड़ा स्टोन है या किडनी एक बड़ा हो गया है, हाइड्रोनेफ्रोटिक हो गया है, उनको पता भी नहीं है। इंसिडेंटली स्कैनिंग करेंगे तो पता चल जाता है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि किडनी पर से नर्व्स नहीं रहता है तो जो भी पेन हो रहा है पीछे की तरह वो किडनी का पेन नहीं है। अगर वो किडनी का पेन है तो एपिसोडिक रहेगा, माने सडनली आएगा, सडनली जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 इतना सीवियर पेन होगा कि आप तड़पेंगे, मछली की तरफ मछली की तरफ। तड़पेंगे। अच्छा। नंबर 3 नाज़िया वॉमिटिंग माने उल्टी मतली हो जाएगा। अच्छा। ओके। नंबर 4 पेशाब में जलन या पेशाब में खून ये सब आने का चांसेस जब रहेगा तब भी ये हम लोग यूरेट्रिक या रीनल कोलिक बोलते हैं। अच्छा। अदरवाइज जो डल एकिंग पीछे की साइड है वो जो पेन है वो बैक पेन है। बैक पेन, मसल पेन हो या मस्कुलर पेन, इसलिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम्स। हाँ। सर, जो सवाल पूछेंगे, कभी-कभी देखा जाता है कि लोगों का पेशाब में खून आने लगता है, फिर कुछ दिन खून आया, उसके बाद फिर बंद हो गया, तो दवाई ले लिए कुछ किसी डिस्पेंसर में जाके और उसके बाद फिर उसको बाद भूल गए। लेकिन अचानक कभी वही हो जाता है कि वही पेशेंट टर्न्स टू होस्टाइल और ब्लड आपका ब्लीडिंग होने लगता है पेशाब के साथ। इस सिलसिले में लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए यूजुअली पेशाब में तो खून आना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर खून आ रहा है तो वो कुछ तो गड़बड़ है, इधर किडनी में गड़बड़ है या फिर किडनी का माध्यम से यूरेटर या ब्लैडर या प्रोस्टेट का गड़बड़ है। डेफिनेटली इसको चेक कर लेना चाहिए, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं। अच्छा। लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग करेंगे तो लंग कैंसर आएगा नॉर्मली, ओके, सबको तो पता है। मगर आप क्या आपको ये पता है कि द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर लंग कैंसर इज नॉट स्मोकिंग। स्मोकर्स में लंग कैंसर ज़्यादा नहीं होता है, नॉन स्मोकर्स में होता है। अच्छा। तो स्मोकिंग से क्या कैंसर आता है? जी। स्मोकिंग से किडनी का कैंसर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लंबे समय के लिए स्मोकिंग करेंगे तो किडनी में कैंसर होगा या फिर यूरो एपिथेलियम सेल्स में ब्लैडर में कैंसर होगा, उसके कारण भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। अच्छा। तो कहीं वो एक अंदेशा लगाया जा सके कि किसी का अगर खून आ रहा है तो उसमें कैंसर का एक सिम्टम्स आगे के दिन में हो सकता है, हो सकता है। सर, जो सवाल आपको पूछेंगे कि इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी, ये टर्म आजकल के ज़माने में खास करके जब कोई अच्छी इंस्टीट्यूट मानिए यहाँ पर आपका ही इंस्टीट्यूट है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी या यूरोलॉजी में आए तो एक टर्म्स देखा जाता है, सुना जाता है और बड़ा करके लिखा हो रहता है। इसके बारे में अगर थोड़ा नहीं, खुलासा कर दें। वो सब सिर्फ मार्केटिंग के लिए है। अच्छा। देखिए एक पेशेंट आएगा,
तो हर एक चीज़ हो जाना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है किसी और हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे वो करवा के आना पड़ेगा, नहीं। एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छत के अंदर सब हो जाना चाहिए। आपको जब किडनी का समस्या होता है या फिर डायलिसिस की संभावना है तो हम लोग यहाँ पे बस टेम्पररी कैथेटर लगाते हैं, जी। कुछ दिन के बाद उसको चेंज करके परमानेंट कैथेटर लगाते हैं जो 1 या 2 साल तक लगातार चलता रहेगा। ये तो इसको भी इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी के अंदर आ जाएगा। जी। थर्ड थिंग है कि अगर चैनल बनाते हैं, अगर किडनी डैमेज है, लंबे समय के लिए फिस्टुला बनाना है, अच्छा। वो फिस्टुला को हम बनाने के लिए वो ऑपरेशन थिएटर ले जाके फिस्टुला करते हैं, जैसे वो भी इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी में आता है। है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज है, अच्छा अच्छा मगर अल्टीमेटली ये याद रख लीजिए कि एक ही छत के एक ही हॉस्पिटल में सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यानी एक पार्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट कह सकते हैं करेक्ट नेफ्रोलॉजी करेक्ट का। करेक्ट करेक्ट। सर नेक्स्ट पार्ट जो आपको पूछेंगे वो है आप बोले पेरिटोनियल डायलिसिस जो है घर में ही पेशेंट कर सकता है, तो हाँ अगर आपके यहाँ एक बार आए देख- आप उसको सिस्टम दिखा दे तो बाद में उसको घर में जाके करना हाँ पड़ेगा। देखिए, साउथ इंडिया में ना 50% ऑफ द पेशेंट्स पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, 50% हीमोडायलिसिस अच्छा करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा, अगर एक पेशेंट आया है उसको हम दोनों समझाते हैं, घर में डायलिसिस चाहिए या हॉस्पिटल का डायलिसिस बेशक चाहिए, बेशक। ओके। मगर यहाँ जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे देखा हूँ कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, अच्छा अच्छा पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में लोग जानते ही नहीं अच्छा है। अच्छा घर में भी डायलिसिस हो सकता है, हाँ, अरे मुझे हमें कोई बोला ही नहीं है बोल के वो लोग वो डायलिसिस अभी चाह रहे हैं। अच्छा। स्पेशली नेपाल से आ रहे हैं पेशेंट, या फिर हिल्स में है वहाँ हाँ, से नीचे आना जाना डायलिसिस। एक पेशेंट था खतियार से आया है, अच्छा अच्छा डायलिसिस सेंटर नहीं है, वहाँ से 120 किलोमीटर दूर में डायलिसिस सेंटर है। अच्छा अच्छा। कितना मुश्किल हाँ, होता है बहुत वो मुश्किल। लोगों को। तो वैसे पेशेंट्स में हम सीएपीडी करते हैं जो घर में, एक देखिए, सीएपीडी हो या हीमोडायलिसिस हो, मेडिकली दोनों बराबर है, अच्छा अच्छा, एक ज़्यादा एक कम ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके, दोनों अच्छे हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, मगर जो भी कर रहे हैं ठीक से कर लेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। सर नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी ट्रीटमेंट का दो अलग सेगमेंट है, हम्म। लेकिन कहें तो कहीं ना कहीं खास करके जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं या क्रिटिकल केयर जिसको चाहिए या ट्रॉमा पेशेंट चाहिए, तो टू सम एक्सटेंट आपको दोनों को मिला करके काम करना पड़ेगा। और इसीलिए आपके देखिए कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी दोनों नाम को एक साथ जुड़ के एक दूसरे के सपोर्टिव टीम होकर आप लोग काम करते हैं, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? हाँ हाँ, सपोर्ट तो रहना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि देखिए, हर छोटा छोटा चीज़ के लिए पेशेंट इधर उधर दौड़ना वो अच्छा नहीं दिख रहता है, नंबर वन। नंबर टू, इससे क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ेगा। डेफिनेटली। हाँ, सो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द यूरोलॉजिस्ट, और यूरोलॉजिस्ट इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस। देखिए, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है तो यूरोलॉजिस्ट करेगा, मगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन वर्कअप, जिस पेशेंट को क्या करना है, वर्कअप पूरा टेस्ट करवा के, कौन देगा, डोनर का टेस्ट करवा के, और सर्जन तो सर्जरी करके चले जाएंगे, फिर बाद में सब कुछ मैनेज करना, ये सब चीज़ टीम वर्क में होएगा तो ठीक हो जाएगा। तो हमारे दर्शक श्रोता जैसे आपको बता दें कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, किडनी का यानी गुर्दा का कोई प्रॉब्लम है, तो बिना झिझक के आप एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी में आ सकते हैं। जैसे कि आपको बताएं, मे बी दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ treatment in the medical technology or medical terminology, but they are interrelated to or intermingled with one another. जैसे हम बात कर रहे थे डॉक्टर बी विजय किरण से, इसी तरह के हर छोटी बड़ी खबर तो हम आपको देंगे ही, लेकिन आपको एक चीज बता दें कि जैसे कि हम लोग जब भी सोचते हैं कि किडनी या यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो हमको साउथ बाउंड होना है, साउथ इंडिया जाना है। लेकिन आप सबको बता दें, डॉक्टर बी विजय किरण जो कि साउथ इंडिया के डॉक्टर हैं, आपका अपने इलाका शिव मंदिर में उपलब्ध है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में। सर तो आप रेगुलर बेसिस में यहाँ बचते हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आ गया कि जब ये इंस्टीट्यूट चालू हुआ और आपका भी यहाँ पदार्पण हुआ, तो अक्सर लोग किडनी के या नेफ्रोलॉजी के किस तरह के बीमारी लेके आपके पास आए हैं और किस तरह के सहूलियत वो लोग को आप ट्रीटमेंट दिए हैं? यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादा डायबिटीज़ ज़्यादा है, शायद ये पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल से लेकर सिक्किम, उड़ीसा, ये जो ईस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया है, ज़्यादा राइस खाने वाला बेल्ट है। अच्छा अच्छा माने ज़्यादा भात खाते हैं, राइस, मूरी, चावल, पोहा, चीरा। तो यहाँ पे डायबिटीज़ बहुत बहुत ही रैम्पेंट है, वो मैंने एक ऑब्जर्व किया है। सेकेंड थिंग, मैं ऑलमोस्ट 11 इयर्स जब हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा था,
हार्डली मेरा परसेंटेज बेसिस में देखेंगे सो सिर्फ 10% पेशेंट को यूरिक एसिड ज़्यादा था, अच्छा अच्छा माने ज़्यादा नहीं रहता था। साउथ में यूरिक एसिड 4 के ऊपर ही हो जाता ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे तो 14 15 यूरिक एसिड, एवरी पेशेंट हैज़ गॉट हाई यूरिक एसिड लेवल्स। तो ये सेकंड चीज़ जो मैंने देखा है। थर्ड चीज़ जो देखा है, यहाँ डेफिनेटली पानी का प्रभाव है। पानी लोग कम पीते हैं, जीवन शैली ही ऐसा है, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तंबाकू खाने का शौक बहुत लोगों को है। मगर ये चीज़ जान लीजिए कि कौन सा भी फॉर्म ऑफ टोबैको हो, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर तंबाकू खा रहे हैं या खैनी खा रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं, सब किडनी को इफेक्ट करता अच्छा, है। अच्छा। लोग सोचता है कि खाने से इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ सिगरेट पीने से इफेक्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं, सब कुछ इफेक्ट करता है किडनी को। तो ये सब चीज़ों पे हमको सर ध्यान अल्कोहल रखना का है। भी आप ज़िक्र किए हैं एक जगह में कि हाँ, अल्कोहल इज़ अ वेरी देखिए, ट्रिगरिंग थिंग। अल्कोहल डायरेक्टली सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी करता है, देखो अच्छा। माने उसको बीपी बढ़ाता हाँ, है, हाँ। नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल यूरिक एसिड ट्रिगर करता है, हाँ। नंबर 2। नंबर 3, लोग कोई भी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जी, जी, जी। कोई अल्कोहल अलग से नहीं पीता है। अल्कोहल किसी चीज़ को खाते हुए पीता है, जी, जी, जी। और वो खाने-पीने में चटपटा, नमकीन और स्पाइसी फूड चाहिए। डेफ़िनिटली। हाँ, तो उसके कारण हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, जी, उसके कारण गैस होता है। जी। अगले सुबह मॉर्निंग उठ के फिर गैस का औषध लेता है। हाँ, और ये गैस का औषध आप लोग जो सोचता है, जो पैंटोप्राज़ोल और एस्मोप्राज़ोल, रैंट जो भी और हाँ, गैस का रेंट्रेक्स गोलियाँ होता है। है, जी, 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 जी। लोग सोचता है सेफ है। नहीं, ये सब चीज़ों से भी किडनी फेल होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, so pantoprazole can lead to acute interstitial nephritis, it can lead to chronic kidney disease, it can lead to fluid retention. So जो हम लोग दवा या पिपरमिंट की तरह खा रहे हैं ना, जी। आप लोग ये मत सोचो कि सब सेफ है। अच्छा। You have to be careful, सब कुछ किडनी को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, अच्छा। There is nothing in isolation, ऐसा कुछ नहीं है। सर एक सवाल आपको पूछेंगे कभी-कभी अक्सर ऐसा देखा जाता है लोग कहते हैं कि आप जिस बेल्ट के बारे में कहें एकदम राइट फ्रॉम कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, आपका इस्लामपुर, चोपड़ा, ग्वालपुर, चकुलिया या फिर आप शिव मंदिर कहिए या फिर आपका कूच बिहार तक अगर जाएँ तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो आप कह सकते हैं सीमांतवर्ती इलाका है, यहाँ का पानी ठीक नहीं है, ये पानी पीने से पानी किडनी में पत्थर आता है। इस बारे में यहाँ क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, पानी देखिए, पानी के कारण पत्थर आता है, वो गलत है। माने पानी के टाइप ऑफ पानी। हाँ जी। देखिए जैसे लोग कि इम्पोर्टेबल और इम्पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर एक ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट है। ऐसा हाँ। नहीं है, ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। स्टोन्स वैसा नहीं आता है। स्टोन्स बेसिकली आता है पानी कम पीने की वजह से। अच्छा, अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं एक बोलता हूँ, साउथ इंडिया में नलगोंडा बोल के एक प्लेस है हैदराबाद के हाँ, पास। हाँ, हाँ। वहाँ पे पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा। उसके कारण फ्लोरोसिस बोल के एक बीमारी है। माने हाँ। उसमें जहाँ पे पैर टेढ़ा हो जाता है और हाँ। बचपन में ही पैर टेढ़ा होके ही चलते रहते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। सो यहाँ का आयरन कंटेंट ज़्यादा है। हाँ, हाँ। आयरन कंटेंट जब ज़्यादा रहेगा, गैस्ट्राइटिस होने का ज़्यादा चांसेस है, अच्छा, गैस अच्छा। का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गैस का असुविधा माने डाइजेस्टिव हाँ, हाँ। प्रॉब्लम। डाइजेशन प्रॉब्लम। हाँ, इसीलिए तो आप सबको पता है कि एएजी या फिर साउथ इंडिया सीएमसी वेल्लोर में जाके हर एक पेशेंट गैस्ट्रो प्रॉब्लम से ज़्यादा जाते हैं यस, यस। कंपेयर टू एनी अदर एनी अदर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। तो पानी का कुछ दिक्कत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पानी अच्छा है, आप लोगों में गलती है, नहीं। पानी का दिक्कत है, उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा है किडनी प्रॉब्लम से। अच्छा, अच्छा। किडनी प्रॉब्लम तब होगा जब आप पानी कम पिएँगे, अच्छा, अच्छा। कौन सा भी पानी हो, कोई सा भी प्रॉब्लम। पानी अच्छा पीजिए। आखिर में सर से हम एक सवाल पूछेंगे, साउथ इंडिया से आके कह सकते हैं नॉर्थ बंगाल के एक कोना में आप बैठे हुए हैं और यहाँ लोगों का परिसेवा दे रहे हैं। किन-किन लोगों के लिए आपका क्या सलाह रहेगा? ख़ास करके मानिए कि आजकल नेफ्रोलॉजी का और एक सेगमेंट आ गया है सर, वो है क्या किडनी कैंसर। ये भी बहुत जानलेवा हो जाता है समय-समय में, अगर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट ना हो तो। ऐसा भी पेशेंट्स जो चला आता है, उन लोगों के लिए क्या आप कह सकते हैं कि गुड विशेस देना चाहेंगे या उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, किडनी कैंसर का तो जहाँ तक मैंने देखा है, मोस्ट कॉमन कॉज़ है टोबैको यूसेज। आइदर खैनी खाना या स्मोकिंग करना। अगर हो सके तो ये सब दोनों चीज़ों को कम करने की कोशिश करिए या फिर बंद कर दीजिए, अच्छा। ओके? क्योंकि ये तो आपको नुकसान ही करेगा, पैसा तो देगा नहीं और कोई मुफ़्त में तो देता नहीं देता सिगरेट, हाँ? खरीदना पड़ता है। राइट, नंबर 1। मगर यहाँ नॉर्थ बंगाल में आने के बाद मैंने देखा है कि लोग बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं, मगर इनोसेंस के कारण कुछ-कुछ गड़बड़ हो रहा है जीवन शैली में। जी।
तो मैं ये माध्यम से आपको सबको ये कहने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग किडनी बीमारी फर्स्ट आने देना ही नहीं चाहिए, जी क्योंकि एक बार किडनी का बीमारी आ गया तो क्रिएटिनिन को रोकना मोटा मोटी नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। अच्छा देखिए क्रिएटिनिन 3 4 5 लेके आएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग किडनी बीमारी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, माने आने से पहले ही कैसे रोकेंगे। फर्स्ट थिंग्स, शुगर शुगर है आपका तो शुगर को कंट्रोल में रखिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो आपसे बदला लेगा, बदला लेगा। शुगर बदला लेगा, आंखों से लेकर किडनी तक, पैरों तक पूरा बदला लेगा किडनी, वो छोड़ेगा नहीं। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए, नापते रहिए। घर के पास अगर कोई देखने वाला है तो उनके पास जाके दिखाइए, या फिर वो छोटा मशीन खरीद लीजिए। आजकल तो अच्छा मशीन ऑनलाइन भी मिल जा रहा है, मशीन खरीद के बीपी मॉनिटर करिए। नमक कम खाइए, ज़्यादा नमकीन चीज़ मत खाइए, पानी अच्छा पीजिए ताकि किडनी में स्टोन्स ना हो। जितना अल्कोहल मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब बंद करो, साधु बन जाओ, जी 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 ओके, वो करना भी मुश्किल है जी क्योंकि हमारा इतना डिफ़िकल्टीज़ है, तो मगर सब लिमिट में रखिए, जी डोंट एक्सीड द लिमिट। वो एक कहावत है ना संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जयेत। जी जो भी है एक्सेसिव में मत करिए, कभी-कभी लेना है दोस्तों के साथ आराम से बैठ के लीजिए। हाँ, नंबर 4, नंबर 5, एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। अपने जायदाद और पैसा को ज़्यादा करिए, पेट को नहीं, पेट को कम करिए। जी ओके, और बेसिक चीज़ है, ये सब करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक ठीक हम्म थैंक यू। हम्म अब तक हम बात कर रहे थे डॉक्टर वी विजय किरण जी से, जो कि एमबीबीएस एमडी डीएनबी नेफ्रोलॉजी है, एससीयू के नेफ्रो फेलोशिप इन पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, यानी बच्चों के अगर किडनी की समस्या है तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं। बच्चों के भी नेफ्रोलॉजी का रिलेटेड बीमारी का सलाहकार हैं, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर से, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आपको बता दें डॉक्टर साहब के साथ बात करते करते हमको पता चला कि 11 साल आप साउथ इंडिया में एक मशहूर इंस्टीट्यूट जिसका नाम है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, जो कि साउथ इंडिया के है, उसका ही एक काउंटर पार्ट कह सकते हैं, सिस्टर कंसर्न, जो शिव मंदिर में है, यहाँ ये अवेलेबल है। और आप सभी को बता दें कि मायूस मत हो जाइए, क्योंकि किडनी का बीमारी होना ही मतलब, जैसे डॉक्टर साहब कहें उसका ही बात हम रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, यू हैव नॉट लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। सर आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छाएं। और आप सभी को बता दें डॉक्टर वी विजय किरण इज अवेलेबल रेगुलर बेसिस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, और हमारे साथ समय दिए, इसलिए जनता जनार्दन के प्रतिनिधि के हैसियत से न्यूज 24 का चीफ रिपोर्टर जब्बार अली और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, और डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देता है। खुदा थैंक यू सर।